जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर पर पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले को किया पूरी तरह से नाकाम। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज J-10C को गिराया जमीन पर। चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के इक्विपमेंट के सामने हुआ फेल। जानिए क्या है रफाल फाइटर को शॉट डाउन किए जाने वाली सच्चाई, और जल्द ही तेजस फाइटर भी ज्वाइन करेगा पार्टी। आज का जो डिफेंस अपडेट है इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ऐसे अपडेट्स देने वाले हैं जिनका इंतजार तो आप में से हर एक को होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सुप्रीमेसी के साथ। तो हुआ यह है कि जब भारत ने 7 मई 2025 को सुबह करीब 1:14 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के 9 इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया था, और जो कि बेहद ही सटीक स्ट्राइक थी, जिसमें 70 से अधिक सुमर होरीफाइड हुए और ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा था। और भारत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं किया है। लेकिन 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में भारत के कई सारे मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज करने का प्रयास किया था, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतरलाई और भुज ये मुख्य रूप से शामिल हैं। और इन सभी साइट्स पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करी थी। लेकिन पाकिस्तान के एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल भारत के किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं कर पाई है, क्योंकि भारत ने अपने इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इन सभी टारगेट्स को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया है। और इसमें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम कितने ज़्यादा एडवांस हैं कि पाकिस्तान का एक भी UAV या एक भी मिसाइल अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। उल्टा हमने इनको जो इंटरसेप्ट किया, तो अब वो हमारे काम जरूर आएगा रिसर्च के। और बाकी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, उन सभी का जो मलबा है, तो उनको अलग अलग लोकेशन से रिकवर किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी हमले के सबसे बड़े सबूत हैं। और ये तो बात होगी कल रात की, लेकिन फिर हुई सुबह और अब बारी थी हमारी। तो हुआ ये कि आज सुबह भारत की ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद उनके एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को सफलतापूर्वक टारगेट किया है। और पाकिस्तान ने जिस इंटेंसिटी के साथ कल रात को हम पर हमला किया था, तो भारत ने उसी इंटेंसिटी के साथ अपना जवाब दिया है। और भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर में स्थित पाकिस्तान का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि उसने चीन से लिया है, और जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों ही क्लेम करते थे कि ये भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का काउंटर है। लेकिन भारत ने अपने हार्पी ड्रोन की मदद से ही पाकिस्तान के सो कॉल्ड एडवांस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके ये साबित कर दिया है कि चाइनीज ही होता है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि हार्पी इजरायली ओरिजिन का लॉइटरिंग म्यूनिशन है, और इसका एक और वेरिएंट है जो कि हैरोप के नाम से जाना जाता है, और ये भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत एक्शन लेता है, तो फिर उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, वो अपना छाती पीट के रोना शुरू कर देती है। तो जब भारत ने पाकिस्तान के इस ड्रोन और मिसाइल वाले हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करी, तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की DG ISPR ने पाकिस्तानी मीडिया को विजुअल्स के साथ ये क्लेम किया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमला कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये पूरी बात नहीं बताई कि भारत ने हमला इसलिए किया है क्योंकि पहले तुमने हमारे शहरों पर हमला किया था, जिसमें तुम्हारा टारगेट था हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जबकि भारत ने क्लियर किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया था। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए DG ISPR का यह कहना था कि भारत ने अपने ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के करीब 9 सिटीज़ और उसके आसपास के टाउन्स को टारगेट किया है। और फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने लाहौर और कराची के पास भारत के हैरोप ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है। और जब पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के किसी भी मिलिट्री टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मेंधार, राजौरी और उरी सेक्टर्स में मोटार्स और हैवी कैलिबर की आर्टिलरीज का इस्तेमाल करके LOC के साथ अनप्रोवोक फायरिंग्स को और इंटेंस कर दिया था, और जिसमें पाकिस्तान ने बॉर्डर्स के पास रह रहे सिविलियंस को टारगेट किया। और पाकिस्तान की फायरिंग में 16 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी हैं। और पाकिस्तान के ही इस सीज फायर उल्लंघन में इंडियन आर्मी के लांस नायक दिनेश कुमार ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये देश हमारे इस वीर के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी पाकिस्तान की इस हरकत के लिए भारतीय सेना ने भी मोटार्स और हैवी आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कुछ इस तरह से जवाब दिया है कि उनकी मल्टीपल पोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस बात को दोहराया है कि हम नॉन एस्केलेशन के लिए कमिटेड हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान मिलिट्री भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन करने का प्रयास करेगी, तो भारत उसका उतनी ही इंटेंसिटी के साथ जवाब भी देगा। तो इसलिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो कुछ और दिन दुनिया के मैप में दिखता रहे, तो उसे अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। वरना ये तो स्पष्ट है कि भारत ने अपने नालायक औलाद को ये तो बता दिया है
कि बाप बाप होता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम हर एक या 2 घंटे में सोशल मीडिया पर भारत का कोई ना कोई जेट गिरा दे रही है, तो वहीं एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये सामने आया है कि जब कल रात को पाकिस्तान ने भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में भारत के मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने का प्रयास किया था, तो उसमें पाकिस्तान के 10th जनरेशन का स्पेसशिप जंग फाइटर 17 और चाइनीज J-10C फाइटर्स भी आए थे। लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए 2 जंग फाइटर 17 और 1 J-10C को भी शॉट डाउन किया है। और ये सोशल मीडिया में नहीं, रियल में शॉट डाउन किए गए। और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने वाला जो एक्चुअल नंबर है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि धीरे धीरे सामने जरूर आएगा। और जबकि पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के F-16 को शॉट डाउन किए जाने की वीडियोस भी ऑलरेडी सामने आई हैं। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स की कंडीशन क्या है तो वो अभी तक अननोन है। और जिस तरह से जो पाकिस्तान में चाइनीज़ खिलौने हैं, जिनको ये कहकर चीन ने पाकिस्तान को चूना लगाया था कि ये दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स हैं जो हम आपको बहुत ही सस्ती कीमत पर दे रहे हैं, लेकिन चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके इन इक्विपमेंट की जो ये रियल कंडीशन है या रियल औकात है तो वो बाकी लोगों को भी पता लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल चीन के मार्केट का भी तो सवाल है। तो इसी वजह से इस न्यूज़ को छुपाने के लिए जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ प्रोपेगेंडा गेम में शामिल हुआ है। और पाकिस्तान के साथ साथ अब जो चाइनीज़ सोशल मीडिया है तो वो भी इसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के साथ भर चुका है कि चाइना के J-10C फाइटर जेट्स ने PL-15 मिसाइल्स के साथ भारत के मल्टीपल फाइटर्स को शॉट डाउन किया है, और जिसमें खास तौर पर रफाल का नाम लिया जा रहा है। और इनमें से किसी भी दावे को अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने वेरीफाई नहीं किया है। और तो और जो कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स भारत के रफाल के शॉट होने का दावा किसी फ्रांस के ऑफिशियल के हवाले से कर रहे हैं, तो कमाल की बात यह है कि वो फ्रांस का ऑफिशियल भी अभी तक अननोन है, और फ्रांस की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और भारत के मल्टीपल फाइटर्स को शॉट डाउन किए जाने के पाकिस्तान के जो दावे हैं उनको तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ही बस्ट कर दिया है, क्योंकि जब एक मीडिया इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से इन्हीं दावों को लेकर एविडेंस पूछा गया, तो एविडेंस के नाम पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना था कि ये सोशल मीडिया पर है। और सोशल मीडिया पर क्या है वो आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तानी जाहिलों द्वारा एडिट की गई और पुरानी फुटेज। और पाकिस्तान को रफाल के साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो रखा है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक उनको रफाल बोलना भी नहीं आया है, लेकिन रफाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने पाकिस्तान तो क्या चीन की भी नींद हराम कर रखी है और उनको अभी तक उठाए रखा है। और भारत के रफाल को शॉट डाउन किए जाने का जो दावा है तो वो खास करके 2 तरह की इमेजेस के साथ क्लेम किया जा रहा है। एक इमेज में आपको एक इंजन दिखाई देगा जिसको लेकर कहा गया कि रफाल का M88 इंजन है, जो कि साबित करता है कि भारत का रफाल शॉट डाउन हुआ है। और जो दूसरी इमेज के साथ ये बड़ा दावा किया जा रहा है वो है एयरक्राफ्ट की वर्टिकल फिन के साथ, जिसमें लिखा हुआ है BS-001, और उसी के साथ इंडियन रफाल जेट की एक पिक्चर भी शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल की ही वर्टिकल फिन है। लेकिन जो वर्टिकल फिन वाली इमेज है, अगर आप उसे गूगल पर रिवर्स सर्च करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो इमेज है ये 2024 में भी पोस्ट की गई थी, और वो भी किसी पाकिस्तानी अकाउंट के द्वारा ही। और रही बात वो इंजन वाली, तो उस इंजन वाली को लेकर पहले अधिकतर डिफेंस एनालिस्ट यही क्लेम कर रहे थे कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये इंडियन एयरफोर्स के एक रफाल जेट का इंजन हो सकता है। लेकिन वो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट क्लेम कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने क्लेम वापस ले लिए हैं। और बाकी इस पूरे एक्शन में भारत का कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके बारे में जब तक कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आ जाता है, हम आपको यही सुझाव देंगे इस तरह के सभी क्लेम से सावधान रहें, क्योंकि ये फर्जी क्लेम है। और इसमें कुछ और नहीं, बस जो चीन है वो अपने चाइनीज़ इक्विपमेंट की असली सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता है, और इसी वजह से प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि वेपन की मार्केट कितनी बड़ी होती है, और ऐसे में अगर किसी वेपन का ही पता लग जाए कि कॉम्बैट में वो तो टिका ही नहीं, तो फिर उसकी मार्केट कितनी ख़राब होगी। तो चीन भी वही कर रहा है, बस अपने J-10C, अपने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी की मार्केट को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें भारत ने अपने ड्रोन्स की मदद से ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री अपने एक भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। तो इसी वजह से इस नाकामी को छुपाने के लिए फुल प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें कुछ फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट से क्लेम किया जा रहा है कि अमृतसर के मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी है, और उससे संबंधित कुछ ऐसी वीडियो शेयर की जा रही हैं जो कि अभी की भी नहीं है, 2024 की हैं, और वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की भी नहीं है, बल्कि जंगल में आग लगने वाली है। लेकिन अगर हम सभी भारतीय चाहें तो चीन और पाकिस्तान के इन सभी प्रोपेगेंडा को बड़े आराम से काउंटर कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये और भी तेज होगा, और इसलिए हम सभी को मिलकर इसको काउंटर करना है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी खबर मिलती है जिसमें क्लेम किया जा रहा हो कि पाकिस्तान ने भारत के इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, या इस एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है, या ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो उस पर ऐसी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप ऑफिशियल हैंडल्स पर जाइए और खुद उसको वेरीफाई करिए, और भारत के ऑफिशियल हैंडल्स भी बिल्कुल एक्टिव हो रखें, और आप PIB फैक्ट चेक वाले हैंडल को जरूर फॉलो करें। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी DM कर सकते हैं। और बाकी जो अधिकतर फुटेज है YouTube की पॉलिसीज़ के चलते चाहकर भी इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, तो वहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन और फुटेज मिलेगी। और हमें ये भी पता है कि हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता है, खास करके X पर,
और अभी भी अधिकतर लोग व्हाट्सएप या फिर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है जो असली इन्फॉर्मेशन है उसे हम इन व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमको फैलाना है और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में ना पड़े। आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑपरेशन सिंदूर के फेस 1 के बारे में सूचित करते हुए जानकारी दी है कि इस फेस 1 में कम से कम 100 आतंकी और उनके एफिलिएट्स मारे गए हैं और ये भी क्लियर किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हम पर कोई भी मिलिट्री एक्शन किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और जबकि आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अपने ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ बाईलेटरल मीटिंग कंडक्ट करी है और इस मीटिंग में भी भारतीय विदेश मंत्री ने अपने ईरानियन काउंटर पार्ट को करंट सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करते हुए क्लियरली बताया है कि भारत का इरादा पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को एस्केलेट करने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हम पर मिलिट्री अटैक लॉन्च किए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसको बहुत ही मजबूत जवाब दिया जाएगा। और जबकि आज भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में कंडक्ट की गई है और इस मीटिंग में कई सारे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, जिसमें सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को काउंटर करने वाले प्रयास भी शामिल हैं। और फेक न्यूज़ की अगर बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि जैसा कि ईरान के विदेश मंत्री इन दिनों भारत में हैं, तो इसी बीच पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ईरान के शहीद 136 लॉयटरिंग म्यूनिशंस को इमरजेंसी परचेस के तहत खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के सोर्सेस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के फेस 1 में जो कई सारे सुअर होरिफाइड किए गए तो उन सुअरों में IC-814 हाईजैकिंग वाली घटना का मास्टरमाइंड रौफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का भाई है, तो वो भी अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ होरिफाइड हो चुका है। बाकी भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में जो जैश और लश्कर के कई सारे सुअरों को होरिफाइड किया है तो उन सभी सुअरों की शोक सभा पाकिस्तान में आयोजित की गई थी और उस शोक सभा में कई सारे सुअर इकट्ठा हुए थे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री भी शामिल है। और इन सुअरों के शोक सभा की जो वीडियोस सामने आई हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे कि लश्कर के सुअरों की जो शोक सभा है उसे लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रौफ तो वो आगे से लीड कर रहा है और उसके साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स भी खड़े हैं। और ये जो हाफिज अब्दुल रौफ है तो ये UN के स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये पाकिस्तान में बिल्कुल ओपनली ऑपरेट करता है, रूटीनली वहाँ पे पब्लिक इवेंट्स को अटेंड करता है और लश्कर से लिंक कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते रहता है और ये केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े खतरे की तरह है। और फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद का विक्टिम है, बल्कि एक्चुअल में वो इनका स्पॉन्सर है और FATF को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। और इस लश्कर कमांडर के स्पॉट होने वाली जो ये वीडियो सामने आई हैं तो उसको आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हाईलाइट किया है। और जबकि आज के प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कोई एस्केलेशन नहीं था, जबकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ तो वो एक्चुअल एस्केलेशन था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उस 22 अप्रैल वाले एस्केलेशन का रिस्पॉन्ड दिया है। यानी कि पाकिस्तान जो एक क्लेम कर रहा है कि भारत ने एस्केलेट किया सिचुएशन को तो वो गलत है, बल्कि पहले पाकिस्तान ने किया था, भारत ने तो केवल रिस्पॉन्ड किया है। और भारत ने क्लियरली कहा है कि भारत के मिलिट्री एक्शन में पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं किया गया और न ही सिविलियंस की जान ली गई है। इसमें केवल और केवल एक्यूरेसी के साथ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ही डिस्ट्रॉय किया गया है। और आज के प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए ये भी बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत ने अपने मिलिट्री एक्शन में केवल सिविलियंस की जान ली है, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल जो आतंकी हैं उनको कभी आपने किसी सिविलियंस के फ्यूनरल को अटेंड करते हुए देखा है? और पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इस बात का सबूत भी सबसे बड़ा ये है कि एक तो जो पाकिस्तान है वो जो आतंकी ढेर हुए हैं उनका स्टेट फ्यूनरल आयोजित कर रहा है और तो और उन सुअरों के जो कॉफिन है उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है, जैसे कि मानो वो आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर्स हों। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर भी हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन शायद हमारे निकम्मे पड़ोसियों ने भारत के सिख कम्युनिटी के वीरता की गाथाएं नहीं सुनी है या फिर शायद उन्हें दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा। पर खैर, पाकिस्तानी मिलिट्री की एक कायरतापूर्ण हरकत कामयाब नहीं हो पाई और भारत के ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस पवित्र स्थान को पाकिस्तानियों को छूने तक नहीं दिया है। और आज कमेंट सेक्शन में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल लिखना ना भूलें। और बाकी आपको बता दें कि भारत का एक्शन कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं वो नेशनल असेंबली में रोने तक लग गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान भगवान भरोसे ही है। और हाँ, वैसे रोने से याद आया, हमारे देश में भी कुछ हैं जिनको इस बात की दिक्कत हो रही है कि भारत ने एक्शन क्यों ले लिया है। और ये वही लोग हैं जो कि कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे
कि भारत के बस की कुछ नहीं है, भारत बस बोलता रहेगा करेगा कुछ नहीं, और अब कर दिया है तो बोल रहे क्यों कर दिया है। और कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी दिक्कत हो रही है कि भाई तुमने सिंदूर नाम क्यों रखा। तो हम तो चाहेंगे भारत सरकार ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करे और स्पेशल ट्रीटमेंट तो इनके लिए भी बनता ही है। बाकी एक तरफ जहां बढ़िया करके PKMK भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि तेजस फाइटर की तीसरी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि नासिक में है, तो उस डिवीजन से पहला तेजस मार्क 1 फाइटर भी रोल आउट हो चुका है, जो कि एयरफोर्स को हैंडओवर किए जाने से पहले जून में अपनी पहली उड़ान भरेगा। और ये वाला जो तेजस मार्क 1 रोल आउट हुआ है तो कैटेगरी B के इंजन्स के साथ है। और जो सबसे पहला तेजस मार्क 1 फाइटर था जो कि इस साल मार्च में डिलीवर किया गया था, तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आए नए इंजन्स को फिट कर दिया गया है और कुछ डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और हाँ, तेजस मार्क 1 फाइटर्स का अच्छा खासा प्रोडक्शन चल रहा है। कितने बन गए हैं, क्या बन गए हैं, वो सब छोड़िए, बस अब इस बात की उम्मीद करिए कि जल्द ही तेजस भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा आज 8 मई 2025 को L&T शिपयार्ड कटुबली में GRSE द्वारा स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और बिल्ड की गई पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है अर्नाला, तो ये सफलतापूर्वक इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है। और इस तरह के टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स नेवी को डिलीवर की जानी है। ये जो शिप है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए किया जाएगा, और इसके अलावा इसे एडवांस माइन लेइंग कैपेबिलिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होती हैं तो इनका प्रमुख उद्देश्य होता है नेवी की शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाना। बाकी ये जो शिप्स हैं इन्हें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए 80% तक के स्वदेशी कंटेंट के साथ ही बनाया गया है। इसके अलावा कल 7 मई को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन के साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 को आयोजित किया था। इस समिट के दौरान पैनल ने मिसाइल सिस्टम में आत्मनिर्भरता और ऑपरेशन रेडीनेस को डिस्कस किया है। इसके अलावा ASI यानी कि एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया द्वारा विकसित किए गए स्टॉर्म्स जैसे AI पावर्ड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी शोकेस किया गया था। और स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्री इंटरेक्शन भी हुआ है। इसके अलावा भारत की 2 डीप टेक स्टार्टअप्स, जिसमें से एक है नेक्स्ट लीप एरोनॉटिक्स और दूसरी एकोडाइन प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने भारत के लिए अत्याधुनिक ऑटोनॉमस स्वाम UAVs कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने के लिए कोलैबोरेशन किया है, जिसका उद्देश्य होगा भारत के एरियल डिफेंस और डुअल यूज़ ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार पदम सिंह धामा वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो MRSAM सिस्टम है उसकी रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।